हेलो दोस्तों, मैं रजनीश और आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्टर इन जावा। अ कंस्ट्रक्टर इन जावा इज अ स्पेशल मेथड that is used to initialize the objects. The constructor is called when an object of the class is created. Okay? जब भी हम लोग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है. इट कैन बी यूज टू सेट इनिशियल वैल्यूज फॉर ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स. जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स होते हैं उनके अंदर वैल्यूज़ इनिशलाइज करने के काम में ये आता है. यहाँ पे मैंने रेड कलर में इसको हाईलाइट किया है. स्पेशल मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्टर, यहाँ पर देखिए कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं. अ कंस्ट्रक्टर नेम एंड क्लास नेम मस्ट बी सेम. ओके, एंड इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, नॉट इवन वॉइड. ठीक है, तो इसीलिए स्पेशल मेथड की कैटेगरी में आता है. ये भी एक मेथड की तरह ही है. आप वो सारा काम जो मेथड में करते हैं इसमें कर सकते हैं. ठीक है, बस फ़र्क ये है कि जब आप कंस्ट्रक्टर को डिफ़ाइन करेंगे तो उसका नाम और क्लास का नाम सेम होना चाहिए. और कंस्ट्रक्टर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, इसलिए उसके पहले आप इन, फ्लोट, डबल, वॉइड कुछ भी नहीं लिख सकते हैं. ठीक है, बाकी वो सारा काम जो आप एक मेथड के अंदर करते हैं वो आप इसके अंदर कर सकते हैं. इसीलिए इसे स्पेशल मेथड बोला जाता है. और कुछ इसके एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि हम लोग, अगर आप मेथड पढ़े हैं जावा में तो आपको ये चीज़ और आसानी से समझ में आएगी. कंस्ट्रक्टर को समझने से पहले मेथड समझ लेना चाहिए. अगर आप नहीं समझें तो इसके ऊपर मेरा एक वीडियो बना हुआ, आप उसे देख लीजिएगा. तो कंस्ट्रक्टर को स्पेशल मेथड क्यों बोला जाता है, पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कंस्ट्रक्टर के टाइप कितने हैं. इसकी टाइप आपके एक हो गया आपका नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. ठीक है, और दूसरा है आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. और तीसरा है आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर. ठीक है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर आप अज्यूम कर लीजिएगा. नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर. ये तीन तरह के कंस्ट्रक्टर के बारे में हमें पढ़ना है. तो आइए चलिए इसे शुरू करते हैं. मान लीजिए आपके पास कोई एक क्लास है और क्लास का नाम है स्टूडेंट, और ये हो गया मेरा क्लास का नाम. और मैंने इसके अंदर कुछ डेटा मेंबर्स लिए. मान लीजिए ये डेटा मेंबर मैंने लिया रोल नंबर और स्टूडेंट का नेम. क्लियर? तो ये जो दो वेरिएबल यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये दोनों वेरिएबल क्या है, ये डेटा मेंबर्स हैं. इनको हम लोग डेटा मेंबर्स बोलते हैं. और क्या बोलते हैं इनको, ऑब्जेक्ट वेरिएबल. मैंने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट वाला वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं. और क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल. ठीक है, और बहुत सारे जो जूनियर स्टूडेंट्स होते हैं जो 11, 12 या 9, 10 में पढ़ते हैं वो इनको ग्लोबल वेरिएबल भी बोलते हैं. ठीक है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन ये सारी जगह पे एक्सेस हो पाता है, इसलिए ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं. बट इसे हम डायरेक्टली स्टैटिक मेथड के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने जा रहे हैं. कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँगा कि जावा अपना खुद का एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है. जावा खुद का अपना एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है. और ये जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है इनिशियल वैल्यूज़, जो डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यूज़ होते हैं डेटा टाइप्स के, उनके अंदर वो वैल्यू ये इनिशियलाइज कर देता है. और ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको दिखाई नहीं देता है प्रोग्राम में. जैसे कि आप लोग मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, मैं इसे अभी IDE में करके दिखा दूंगा आप लोगों को. अगर ये कोड मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कोई क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ स्टूडेंट OB इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट. ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं अभी IDE में करके दिखाऊंगा. रोल नंबर, तो आपको कुछ आउटपुट मिलेगा, कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा. वो क्या आउटपुट मिलेगा मैं अभी आपको यहाँ पे रन करा के दिखाता हूँ.
तो ये मैं इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक पैकेज बना हुआ है, मैं इसके अंदर एक नया जावा का क्लास बनाऊँगा और इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ स्टूडेंट। क्लास मेरा यहाँ पे ये बन चुका है। ओके, ये सारे मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना रहा हूँ रोल नंबर। ओके, और एक स्ट्रिंग वेरिएबल स्ट्रिंग नेम, ये दोनों डेटा मेंबर हैं। मैं यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्टर देखिए नहीं ले रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। हम डायरेक्टली गए मेन मेथड लिखे और उसके अंदर जो पैरामीटर होता है स्ट्रिंग एरे वो मैंने पास किया। अब हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे स्टूडेंट ob इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। क्लियर। अब मैंने यहाँ पर इसको डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले में मैं डायरेक्ट तो रोल नंबर नहीं लिख सकता क्योंकि गलत हो जाएगा, क्योंकि वो डेटा मेंबर है और डेटा मेंबर को हम लोग स्टैटिक मेथड में एक्सेस नहीं कर सकते। ob डॉट रोल नंबर, तो मैंने तो डिस्प्ले कर दिया बट यहाँ पे तो मैंने रोल नंबर में कोई वैल्यू नहीं लिया है। मैं यही समझाना चाहता हूँ कि वो वैल्यू कहाँ से आया और कौन रिस्पॉन्सिबल है उस वैल्यू को इनिशियलाइज करने में। यहाँ पे मैंने नेम दिया। चलिए इसको हम रन कराते हैं। लेफ्ट कॉर्नर में आपको आउटपुट यहाँ दिख रहा होगा, हाँ, 0 एंड नल। ठीक है, तो ये जो 0 है, ये जो 0 यहाँ पे डिस्प्ले हुआ, ये इंटीजर का डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू है और ये जो नल डिस्प्ले हुआ ये स्ट्रिंग का डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू है। तो ये दोनों डेटा मेंबर को मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। तो ये वैल्यू कहाँ से आया, किसने इनिशियलाइज़ किया इसके अंदर? आपने तो इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं इनिशियलाइज़ किया। तो ये जो वैल्यू इनिशियलाइज़ किया है ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ने इनिशियलाइज़ किया है। तो वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कैसे काम किया, यहाँ पर देखिए। मैं इसको ठीक है, मैं यहाँ पर इसे कोड को यहाँ पर देखिए, ये कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये जो कोड मैंने लिखा है ये कोड आपने मतलब ये कोड यूज़र का लिखा हुआ है, प्रोग्रामर का लिखा हुआ है, बट कंपाइलर जब इस प्रोग्राम को कंपाइल करता है तो वो अपना खुद का एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो जावा ने प्रोवाइड किया है वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इस प्रोग्राम के साथ रन कर जाता है। तो आप तो ये कोड लिखते हैं, ठीक है, बट बैकग्राउंड में क्या कोड होता है वो देख लीजिए। बैकग्राउंड में यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आएगा पब्लिक स्टूडेंट। ठीक है, ये आपने नहीं डिफ़ाइन किया है, मैं ऐसे यहाँ से अभी कट कर दूँगा बस समझने के लिए आपके। दिस डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू 0, दिस डॉट नेम इक्वल्स टू नल। ये जो कोड आपको दिख रहा है ना, ये आपने नहीं लिखा है, मैं यहाँ से कट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आपने ये कोड लिखा, ठीक है ना। कंपाइलर क्या किया, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ये कंपाइलर इसमें डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर अटैच कर दिया। वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, सिंपली जो भी आपने डेटा मेंबर्स लिए हैं उनके अंदर लीगल इनिशियल वैल्यू इनिशियलाइज कर देना। ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देखिए ये है स्क्रीन पे, ये आपने नहीं डिफ़ाइन किया, आपने तो सिंपली ये कोड लिखा और रोल नंबर को डिस्प्ले किया, नेम को डिस्प्ले किया, बट आउटपुट में आपका 0 नल कहाँ से आया, आपने तो नहीं इनिशियलाइज़ किया। तो ये जो इनिशियलाइजेशन हुआ है ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हुआ है जो कि जावा प्रोवाइड करता है। क्लियर। अगर आप अपना खुद का डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अगर खुद का बना देंगे तो ये फिर जो जावा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करता है वो हिडन हो जाएगा, वो हाइड हो जाएगा, वो हट जाएगा वहाँ से, फिर वो नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि आप खुद ही कंपाइलर को बोल रहे हैं कि भाई मेरा अपना खुद का कंस्ट्रक्टर है, तो आप जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर देते थे मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मेरा पहला पॉइंट क्या था कंस्ट्रक्टर में, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर में नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्लियर। तो नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के हिसाब से देखिए, अगर यहाँ पे तो मैं अपना खुद का एक कंस्ट्रक्टर बना दिया, मैंने दिस को यहाँ से हटा दिया, ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 100 और नल की जगह मैंने ले लिया सपोज करिए रोहित। क्लियर।
अब मैं इसे रन कराऊंगा तो मेरा अपना यूज़र का इनिशियलाइज किया हुआ वैल्यू आएगा, ना कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू। डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसके पहले जीरो और नल आ रहा था, बट अभी देखिए क्या आ रहा है, 100 एंड रोहित। ये जो 100 एंड रोहित है ये यूज़र ने प्रोवाइड किया है, और इसके पहले जो जीरो और नल था वो कंपाइलर के थ्रू प्रोवाइड किया गया था इन्फॉर्मेशन, ठीक है, वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू हुआ था। और ये जो कंस्ट्रक्टर है ये आपका है नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, अ कंस्ट्रक्टर डिफाइंड बाय यूज़र। एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसे यूज़र ने डिफाइन कर दिया। जब आप इसे डिफाइन कर देते हैं तो ये वाली जो कंस्ट्रक्टर है ना, जिसे कंपाइलर ने दिया था, ये यहाँ से अब हट जाएगा, इसका अब कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसे अपने प्रोग्राम में इसी तरीके से लिखिएगा। ये जो कोड है अब यहाँ से हट गया, क्यों? क्योंकि आपने अपना खुद का कंस्ट्रक्टर बना दिया। अब कंपाइलर ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को रिमूव कर देगा, वो आपके प्रोग्राम के साथ रन नहीं कराएगा। क्लियर? तो ये था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मतलब नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जो मैंने अभी ऊपर में डिफाइन किया है। इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। अच्छा, ये रन कैसे करता है? अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। क्लियर? जैसे ही मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो कंस्ट्रक्टर कॉल इसी तरीके से होता है, जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। अगर यही कोई मेथड होता तो हमें क्या करना पड़ता, ऑब्जेक्ट नेम, जो ऑब्जेक्ट का नाम है ओबी डॉट मेथड का नाम लिखना पड़ता। अगर आप मेथड नहीं जानते हैं तो आप प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेथड वाला वीडियो मेरा देख लीजिएगा, तभी आपको ये चीज़ें बहुत आराम से समझ में आएंगी। क्लियर? तो ये था आपका नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इस तरीके से आप नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के हेल्प से आप वैल्यूज़ इसके अंदर इनिशियलाइज कर सकते हैं। और डायरेक्टली जो आप मैंने यहाँ पे 100 एंड रोहित लिया है, आप चाहें तो इसके अंदर जाके रन टाइम इनपुट भी ले सकते हैं। इस तरह से जाके स्कैनर sc इक्वल्स टू न्यू स्कैनर, ठीक है, और आपको क्या करना है, बस वो कोड लिखना है रन टाइम इनपुट वाला। अगर आपको नहीं आता है वो कोड तो आप इसका ऊपर जो वीडियो बना है वो आप देख लीजिए कैसे रन टाइम इनपुट किया जाता है। आप आराम से इसके अंदर जाके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, एंटर द रोल नंबर, एंटर द नेम, आप अपना मनचाहा वैल्यूज़ इसके अंदर इनपुट कर सकते हैं। तो ये भी काम आप कर सकते हैं और डायरेक्ट भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। क्लियर? तो ये जो इन्फॉर्मेशन था ये नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड था। अब अगर मान लीजिए हमने सपोज कर लीजिए, आप बोलेंगे ना कि यार सर अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो मेरा वो पहले वाला ही वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगा। सपोज के लिए मैंने एक और ऑब्जेक्ट बनाया OB और दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया OB2, ठीक है। जब मैंने ये वाला लाइन जब रन करेगा ना तो फिर से मेरा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। और जब फिर से ये मेरा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो वही डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो मैंने सेट किया है 100 एंड रोहित, वही फिर से उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। इससे आपको वही सेम आउटपुट मिलेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं, या तो फिर हम लोग इसके अंदर जाकर रन टाइम इनपुट कर सकते हैं। हमारे पास दो ऑप्शन है, आप जाइए इसके अंदर रन टाइम इनपुट करिए या फिर आप पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का यूज़ करिए, जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो अब मान लीजिए मैंने इसको डिस्प्ले किया अगर, तो यहाँ पर अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ OB1, ओके, यहाँ पे सॉरी OB1 नहीं OB2 और ये आपका OB2। क्लियर? अब मैं इसे अगर रन कराऊंगा तो ये देखिए आपको सेम आउटपुट मिलेगा। तो क्या मतलब है 100 रोहित 100 रोहित। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग दो काम कर सकते हैं, या तो हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ करें या तो फिर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर स्कैनर लें और रन टाइम इनपुट करें। वो दोनों काम हम लोग कर सकते हैं। तो हम अभी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में जानेंगे, क्योंकि स्कैनर से तो रन टाइम इनपुट मैंने बताया हुआ है। आप उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा। क्लियर? तो अब हम लोग सीखेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो देखिए नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का तो कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर आपका। ये देखिए अब ये हम लोग पढ़ेंगे पैरामीटराइज्ड, ठीक है। तो पैरामीटराइज्ड में क्या होता है कि हम लोग कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर पास करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, हम यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं। हम अब एक और कंस्ट्रक्टर लेंगे जिसके अंदर मैंने पैरामीटर ले लिया INTR कॉमा स्ट्रिंग नेम या स्ट्रिंग n, अलग अलग वेरिएबल ले लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे रोल नंबर में 100 की जगह पे मैंने डाल दिया R और नेम के अंदर रोहित की जगह पे मैंने डाल दिया N, ठीक है ना। ये मेरा देखिए पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिफाइन हो गया। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का मतलब क्या होता है कि कंस्ट्रक्टर
के पैरामीटर लिस्ट में हम कुछ वैल्यू ले रहे हैं। ये जो पैरेंथेसिस लिस्ट होता है, इसके अंदर जो हम लोग पैरामीटर देते हैं उसको हम लोग पैरामीटर लिस्ट बोलते हैं। जहाँ पर ये पैरामीटर लिस्ट हम पास करते हैं उसको पैरेंथेसिस लिस्ट बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो आर और एन मैंने यहाँ पे लिया है, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगा वो हम रोल नंबर में और नेम में इनिशियलाइज कर देंगे। तो देखिए अभी क्या आ रहा है यहाँ पर देखिए एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि कंपाइलर बोल रहा है यार आपने तो प्रोग्राम के अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया है और आपने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए कोई जावा का स्टेटमेंट लिखा ही नहीं है, इसलिए एरर आ रहा है, ठीक है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपने यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्टर, ये जो लाइन लिखा है ना, लाइन नंबर 14, ये चीज़ क्या करेगा? ये चीज़ नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, बट आपके प्रोग्राम में कहीं पे भी कोई नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर नहीं है। अगर मैं वो डाल दूँ तो ये लाइन जो एरर आ रहा है वो हट जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सिंपली जाकर एक पब्लिक और स्टूडेंट ऐसे करके कंस्ट्रक्टर बना दूँ तो ये मेरा जो एरर है वो हट जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं तो अभी पैरामीटराइज के बारे में पढ़ रहा हूँ, इसलिए नॉन पैरामीटराइज को हम यहाँ से हटा दे रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे एरर आ गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वैल्यू ले लेंगे 1001 कोट्स के अंदर रोहित, ठीक है। अब दूसरे में मैंने डाल दिया 1002 कोट्स के अंदर क्या लूँ, मोहित ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये दो नेम मैंने ले लिए। अब देखिए वहाँ से लेफ्ट साइड में जो एरर दिखा रहा था वो एरर भी हट गया। क्यों एरर हट गया? देखिए इसे ऐसे समझिए, जब ये लाइन जब रन करेगा ना तो मैं यहाँ पर देखिए मैंने दो पैरामीटर दिया है, दो वैल्यू पास किया है, 1001 एंड रोहित। तो क्या इस पर्टिकुलर पैरामीटर के लिए जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, कोई कंस्ट्रक्टर मैंने इस प्रोग्राम में डिफ़ाइन किया है? अगर मैंने डिफ़ाइन किया है तो वो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर रन कर जाएगा। आप ज़रा सा भी अगर इसमें कोई गलती की है या एक्स्ट्रा पैरामीटर दे दिए तो एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि कंपाइलर भी जो पैरामीटर होता है ना उसको मैच कराता है। यहाँ पर देखिए इंटीजर और स्ट्रिंग है, तो जब वो यहाँ पर इसके पैरामीटर से वो मैच कराएगा तो वो नहीं मिलेगा, मैच नहीं करेगा, मिसमैच हो जाएगा जो पैरामीटर लिस्ट है। क्योंकि यहाँ पर आपने इंटीजर स्ट्रिंग इंटीजर ये दिया है और यहाँ पे आपने इंटीजर और स्ट्रिंग पास किया है, तो जब मैच नहीं करेगा तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होगा और कंपाइलर बोलेगा कि आपने इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है। तो आप या तो जाकर इसके लिए अलग से कोई कंस्ट्रक्टर बनाइए या तो फिर यहाँ से फाइल को हटा दीजिए। ये देखिए मेरा रन कर गया। अब हम इसको डिस्प्ले करेंगे, तो डिस्प्ले के लिए हमने यहाँ पे कोड डाला OB डॉट रोल नंबर, ठीक है। और इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, OB डॉट नेम। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ये क्वेश्चन करते हैं मेरे से कि आपने जो पैरामीटर यहाँ पे पास किया है क्या हम उसे रन टाइम इनपुट ले सकते हैं? तो हाँ, आप उसे रन टाइम इनपुट भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी तो देखा जाए तो मैं फिक्स वैल्यू दे रहा हूँ, अपने से रन टाइम इनपुट तो नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ। तो अब मैं इसे एक बार रन करा के आपको आउटपुट दिखा दे रहा हूँ। देखिए 1001 रोहित, 1002 मोहित। तो अगर आपको रन टाइम इनपुट करना है तो मैं उसके लिए यहाँ पर एक कोड दे रहा हूँ। आप स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर और यहाँ पे जाकर सिस्टम डॉट इन। ओके, आपको क्या करना है, आपको रन टाइम इनपुट करना है, ठीक है। तो आप ये जो दो ऊपर ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है इसको यहाँ से हटा दीजिए, आप उसे नीचे लिख दीजिए। आप यहाँ पे 1001 हटा दीजिए, रोहित हटा दीजिए। यहाँ पे रन टाइम इनपुट करना है, ठीक है। आप यहाँ पर दो वैल्यू रन टाइम इनपुट में लीजिए, सिस्टम आउट एंटर इन्फो, ठीक है। मैंने लिया INTN इक्वल्स टू SE डॉट नेक्स्ट INT एंड string S equals to SE dot next line। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1001 की जगह पे मैंने यहाँ पे n पास कर दिया
और जो मैंने नाम रोहित लिया था उसकी जगह पे मैंने यहाँ पे एस पास कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को जो हम कॉल कर रहे हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं डाल रहे हैं, रन टाइम इनपुट ले रहे हैं। तो अगर आपको रन टाइम इनपुट लेना है तो इस तरह से आप स्कैनर का यूज़ करके ले सकते हैं। अगर आप बफर रीडर यूज़ करते हैं तो बफर रीडर का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैं रन टाइम इनपुट पास कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं फिक्स वैल्यू पास कर रहा हूँ। अब चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। एंटर इन्फो, तो यहाँ पे मैं इन्फो में डाल दे रहा हूँ 1003। अच्छा, ये प्रॉब्लम हो गया आपका, वैल्यू इनपुट करने में ये दिक्कतें आती हैं। इस तरह की अगर दिक्कत आएगी तो आप लोग क्या करिएगा, इंटीजर लेने के बाद बफर को क्लियर करने के लिए यहाँ पे ले दीजिएगा नेक्स्ट लाइन, ठीक है। मैं इसे फिर से रन करा रहा हूँ। एंटर इन्फो, इन्फो मैंने डाला 1003 और नेम में मैंने डाल दिया अभी, ओके। तो नीचे में देखिए आउटपुट में क्या आया, 1003 अभी एंड 1002 मोहित। अब मैं फिर से नेक्स्ट टाइम अगर रन कराऊंगा तो मैं फिर से कोई नया रोल नंबर और नया नेम इनपुट कर सकता हूँ। तो जिस तरह से मैंने इसमें रन टाइम इनपुट किया उसी तरीके से आप इसमें भी रन टाइम इनपुट कर सकते हैं। क्लियर। अब मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ उसके बारे में। यहाँ पर पैरामीटर ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ इंटीजर और स्ट्रिंग लें, आप यहाँ पे इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, डबल, बूलियन, कैरेक्टर एरे, स्ट्रिंग एरे, कोई ऑब्जेक्ट, कोई रेफरेंस, किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन जो वैलिड इन्फॉर्मेशन है वो आप एज अ पैरामीटर इसमें पास कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने से प्रैक्टिस करिएगा इसके अंदर। यहाँ पर आप जो डेटा मेंबर्स देख रहे हैं ना, यहाँ पे बूलियन, फ्लोट, डबल लीजिएगा और कोई कंस्ट्रक्टर मत डिफाइन करिएगा, डायरेक्टली आप उसे मेन मेथड में जाकर डिस्प्ले करिएगा ऑब्जेक्ट के हेल्प से, जैसे मैंने एकदम बिगनिंग में वीडियो के बताया था, ठीक है। तो आपको उससे सारे वेरिएबल्स के डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी पता चल जाएंगे। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा इस टॉपिक से रिलेटेड, उसमें मैंने कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। किसी भी तरह का कोई भी इन्फॉर्मेशन में आपको प्रॉब्लम है समझने में तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।